हेलो एवरीवन, नाउ वी कम टू सेक्शन 14, सेक्शन 12, सेक्शन 13 ये कंप्लीट होने के बाद अब हम आते हैं सेक्शन 14। ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। यदि जीएसटी का रेट चेंज हो गया तो क्या होगा? मतलब ये कि आज फॉर एग्जांपल मैंने सप्लाई की, मैंने रेसिपिएंट को वही सप्लाई की। आज जीएसटी का रेट है फॉर एग्जांपल 18%। अभी मैंने बिल नहीं बनाया, बिल मैंने बाद में बनाया, बिल मैंने पहले बना दिया। उस समय जीएसटी का रेट अलग हो, और जब पेमेंट मेरे पास आया उस समय जीएसटी का रेट अलग हो। यानी जीएसटी का रेट यदि हमेशा सेम हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत बार क्या करती है, जीएसटी का रेट चेंज करती है। क्या बोलो? जीएसटी रेट इज सब्जेक्ट टू चेंज। ऐसा नहीं सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज पर जीएसटी का रेट चेंज होता है, लेकिन कभी कभी जब गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड होता है, गवर्नमेंट जीएसटी का रेट भी चेंज करती है। और यदि जीएसटी का रेट यदि चेंज हो रहा है, जब सप्लायर कोई सर्विसेज या कोई गुड्स यदि प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में जीएसटी का पुराना वाला रेट अप्लाई करेंगे या नया वाला रेट अप्लाई करेंगे? प्रॉब्लम है सर। तो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है सेक्शन 14। सेक्शन 14 बोलते हैं दुखी होने की जरूरत नहीं, हमारे पास आ जाओ ना। हमें सेक्शन 14 ये कहता है, जब जीएसटी का रेट बदल गया, पहले कुछ और था बाद में कुछ और था, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें रास्ता बता देगा कि अक्कर बक्कर बम्बे वो ये नहीं करना, क्या करना है सेक्शन 14 बताएगा। मतलब ये सुनो बेटा, बहुत मजा आ रहा है। आई लव जीएसटी। मैंने पहले ही बोला था जीएसटी इज इजी सब्जेक्ट। इस धरातल पे आपको कोई नजर नहीं आएगा। रात में 3 बजे भी उठोगे और सपने में यही आएगा, आई लव जीएसटी, आई लव सेक्शन 14। बहुत मजा आने वाला है। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटिंग। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सेक्शन 14 पढ़ने वाले हैं। माइंड में समझ में आ गया है कि सेक्शन 14 तभी एप्लीकेबल होगा जब जीएसटी का रेट चेंज होगा। जब जीएसटी का रेट चेंज होगा, बदलेगा, परिवर्तन, चेंज। मतलब पहले जीएसटी का रेट कुछ और था, बाद में जीएसटी का रेट कुछ और आया। मीन्स एक बार जल्दी से हेडिंग पढ़ते हैं, समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स, दो बातें। एक रेट ऑफ टैक्स आई है, दूसरा टीओएस, टाइम ऑफ सप्लाई। कब? जब जीएसटी का रेट चेंज हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब एक सप्लायर है, देखो एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है। जब सप्लायर रेसिपिएंट को सप्लाईज करता है तो ये तो डेट ऑफ सप्लाई होती है। सप्लायर ने रेसिपिएंट को सप्लाई किया तो एक डेट ऑफ सप्लाई होती है। दूसरा सर ये क्या कर लो, बिल बनाएगा ना। ये सप्लाईज दे रहा है, गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई किया, डेट ऑफ सप्लाई, बिल बना के दिया, डेट ऑफ इनवॉइस, एंड थर्ड सर ये क्या कर रहे हो, पेमेंट आएगा ना। 3 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के आधार पर हमें डिसाइड करना होगा कि हम जीएसटी का रेट पुराना वाला अप्लाई करेंगे या चेंज रेट ऑफ टैक्स पर कंसीडर करेंगे। कितने एलिमेंट्स? 3 एलिमेंट्स हमें कंसीडर करने हैं। पहला एलिमेंट्स, सप्लायर ने सप्लाई किया। ध्यान से देखो, सप्लायर ने सप्लाई किया, डेट ऑफ सप्लाई। सेकंड, बिल बनाएगा जो सप्लाईज की, गुड्स और सर्विसेज की। थर्ड, हाँ जा पेमेंट भी तो आएगा ना, डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो कितने एलिमेंट्स हो गए सर? 3 एलिमेंट्स हो गए। नंबर 1 डेट ऑफ सप्लाई, अनदर वन इज डेट ऑफ इनवॉइस, एंड थर्ड इज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ये 3 एलिमेंट्स। कोई कंफ्यूजन? अभी बताइए क्या जो कंफ्यूजन होगा, बताने तो भैया। कंफ्यूजन कहानी अब स्टार्ट हो रही है भैया। कितने एलिमेंट्स बताए मैंने? 3 एलिमेंट्स। सप्लायर कब सप्लाई करेगा? सप्लाई, डेट ऑफ सप्लाई, बिल बनाया, पेमेंट आया, डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। 3 एलिमेंट्स। तो पहले केस एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब जीएसटी का रेट चेंज हुआ, चेंज होने से पहले सप्लायर ने सप्लाई कर दी। तो अपन पहले एक बार जितने भी केसेस लेंगे अपन लेंगे बिफोर वाले, मतलब डेट ऑफ सप्लाईज हो गई। पहला केस अपन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब सप्लायर ने सप्लाई की, तो जब जीएसटी का रेट चेंज हुआ ना, उससे पहले सप्लायर ने सप्लाई कर दी।
बिल भी पहले ही बना दिया था, पहला केस। मतलब जिस दिन डेट ले लो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 10 मई 2020, 10 मई 2020 को जीएसटी का चेंज हुआ, तो 10 मई 2020 से पहले सप्लायर ने सप्लाई भी कर दी थी और बिल भी बना दिया था, लेकिन डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आफ्टर। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मैं बता देता हूं। कोई बच्चा अंदर ही अंदर बोलो सर 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 बताओ सर, डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी यदि बिफोर हो तो, अबे हेलो हेलो, ऐसा कोई यदि सोच रहा है तो ये तो आता है। ये गवर्नमेंट ने कवर ही नहीं किया क्योंकि तो पहले से पता है। यदि सप्लाई भी पहले कर दी, बिल भी पहले बना दिया और पेमेंट भी पहले आ गया, फिर भी तो कंफ्यूज है। चाटे पड़ेंगे तेरे को कंफ्यूज है। जब सब कुछ पहले हो गया तो क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूज है? हेलो, अपने मुंह पे चाटा लगा देना, फालतू बात नहीं करने का। क्या कंफ्यूज है? जब सब कुछ पहले हो गया तो बाद वाला क्यों होगा? यदि कोई बंदा अमेरिका से इंडिया आ रहा था, लॉकडाउन से पहले वहां से रवाना भी हो गया, फ्लाइट से भी रवाना हो गया, अपने घर पे भी आ गया, फिर भी कंफ्यूज है भैया। तब सब कुछ हो चुका है, तब क्या? रास्ते में अटके हो, अमेरिका में अटके हो, ट्रैफिक में अटके हो, तब तो कंफ्यूजन ना। मतलब सप्लाई भी पहले हो गई, इनवॉइस भी पहले बन गया, रेसिप्ट भी पहले हो गया, तो सिंपल सी बात है सर, डेट ऑफ टैक्स पुराने वाले एप्लीकेबल हुआ सर, सब कुछ पहले हो गया। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि सब कुछ पहले नहीं हुआ। अब अपन पढ़ते हैं, समझ में आ रही बात। ये सप्लाई पहले, इनवॉइस पहले, लेकिन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बाद में। इसको सेक्शन 14 से एक बात याद कर लेना, सेक्शन 14 आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप बनाओगे, वादा मेरा। वैसे भी अब तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़ने में बिलीव नहीं करते, हम तो लोग बनाने में बिलीव करते हैं। मेकर्स ऑफ लॉ, यस, बड़ा मजा आ रहा है। सर एक लाइन बता दो, पूरा सेक्शन 14 बन जाएगा। सुनना बात ध्यान से, एक लाइन याद कर लो, एक लाइन याद कर लो, पूरा सेक्शन 14 अपने आप बना लोगे। वाह वाह वाह, क्या बात है, मजा आ रहा है। यस, मैंने बोला था आज बहुत मजा आने वाला है। सर एक लाइन तो बताओ, वो कौन सी है लाइन जिससे पूरा सेक्शन 14 खत्म हो जाएगा? बस, मेजॉरिटी विंस। क्या बोला मैंने? मेजॉरिटी विंस। क्या लाइन याद करनी है? मेजॉरिटी विंस, मेजॉरिटी विंस। क्या लाइन? मेजॉरिटी विंस। कौन सी डेट में मेजॉरिटी है? बिफोर में, आफ्टर में? 3 एलिमेंट्स है सर, ये भी बिफोर है, ये भी बिफोर है, ये भी आफ्टर है। तो 2 बिफोर है और 1 आफ्टर है, तो मेजॉरिटी किधर है? बिफोर में या आफ्टर में? तराजू देखा, तराजू तो जिधर ज्यादा पड़ रहा होता है उधर वो चले जाता है। तो सिंपल सी बात है, इधर मेजॉरिटी किस साइड है? बिफोर में, आफ्टर में? सर 2 एलिमेंट्स आपके बिफोर में, 1 एलिमेंट आपका आफ्टर में। तो सिंपल सी बात है, कौन जीता? सर बिफोर जीता ना। बिफोर मतलब पहले वाली रेट। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि रेट कम अप्लाई होगी, मैंने कम और ज्यादा नहीं बोला बेटा। मैंने ये नहीं बोला कि कम वाली रेट कंसिडर करते, मैंने ये नहीं बोला ज्यादा वाली रेट कंसिडर करते, मैंने ये नहीं बोला अक्कड़ बक्कड़ करते, मैंने बोला पुरानी वाली रेट मेजॉरिटी विंस, पुरानी वाली रेट कंसिडर की जाएगी। जिनको भी थोड़ा कंफ्यूजन है बनाने में, भी तो जाओ, तुम बनाओगे मेरे साथ, मजा आएगा, देखना। यदि सप्लायर ने, मैंने पहले बोला कि हम सारे केसेस में बिफोर वाले लेंगे, बाद में आफ्टर वाले लेंगे, तो अपन मानते हैं कि सप्लाई पहले कर दी, तो डेट ऑफ सप्लाई तो आपका बिफोर है। मतलब ये कि जीएसटी का रेट चेंज चाहे कम हो या ज्यादा हो, रेट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीएसटी रेट कम हुआ या ज्यादा हुआ, उससे पहले सप्लायर ने सप्लाईज तो कर दी, लेकिन बिल बनाया बाद में, लेकिन पेमेंट ले लिया पहले। टोटल कितने एलिमेंट्स है? 5। सर 5 का है सर, 3 एलिमेंट्स है ना, सप्लाई, इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। इसमें आपका सप्लाई बिफोर है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बिफोर है, तो 2 एलिमेंट्स क्या हो गए? बिफोर हो गया। तो मैंने क्या तरीका बताया था? क्या बताया था बेटा? बोलो, सुन रहा हूं, जल्दी से बोलो। बिफोर। क्या बताया था? बिफोर मेजॉरिटी विंस, बिफोर। तो मतलब यहाँ पे भी अगेन क्या कंसिडर करेंगे अपन? पुरानी वाली रेट कंसिडर करेंगे। कौन सी रेट कंसिडर करेंगे? पुरानी वाली रेट अपन कंसिडर करेंगे। कुछ बात समझ में आ रही बेटा? से बड़ा मजा आ रहा है सर, ये तो सही तो अपने आप बनता जा रहा है। मैंने पहले ही बोला था, जीएसटी से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं। यदि सप्लायर ने जो भी गुड्स और सर्विसेज जो भी सप्लाई की, वो पहले सप्लाई कर दी,
वो पहले सप्लाई कर दी और आपका बिल भी बना बाद में, आपका बिल भी बाद में बना और आपका रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी यदि आपका बाद में मिला, तो उस केस में क्या होगा सर? मेजॉरिटी विंस। तो मेजॉरिटी किस साइड है? जल्दी तो बोलो, मेजॉरिटी किस साइड है? सर ओनली सप्लाई पहले हुई है सर, इनवॉइस भी बाद में, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी बाद में, ये दोनों यदि बाद में है और ये दोनों यदि बाद में है तो ऑब्वियसली आफ्टर, मेजॉरिटी विंस आफ्टर, आफ्टर मतलब नई रेट, चेंज रेट। तो न्यू रेट ऑफ टैक्स विल बी एप्लीकेबल, न्यू रेट ऑफ टैक्स विल बी एप्लीकेबल। समझ में आया कंसेप्ट सर? बिल्कुल समझ में आया। इसको अपने बोल दिया ए केस। वैसे इसमें से फॉर्मेलिटी के लिए आप एक केस लिख सकते हो, जो मैं एक बार और बोल चुका हूं, वापस एक बार बोल देता हूं कि यदि सप्लाई भी पहले हो और इनवॉइस भी पहले हो और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी यदि पहले हो तो कंफ्यूजन वैसे ही नहीं आता, तब तो ओल्ड ही लगेगा। इसे सेक्शन 14 में ये कंसेप्ट लिखा हुआ भी नहीं है। समझ में आ गई बात? अपन एक बार यही वाला केस ए ही लेंगे जहां पे सप्लाईज पहले है, क्योंकि अभी कुछ और बच गया है। टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, हमें टाइम ऑफ सप्लाई भी लेनी होगी। टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट बोलती है दो फैक्टर्स कंसिडर कर लो। यहाँ पे दोनों फैक्टर्स की बात करती है, एक है डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। वो जो नोटिफिकेशन गुड्स वाला था यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। कितने एलिमेंट्स हुए? दो। कौन कौन से? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ध्यान से देखना। तो यदि आपका इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, यदि मुझे पता है पहले वाले केस के अंदर, पॉइंट नंबर 1 के अंदर मुझे पता है कि इनवॉइस पहले की है और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आपका बाद का है, तो दोनों में से हमेशा अर्लियर क्या होगा? सर मान लो पेमेंट, बेटा मान कैसे लें जब क्लियरली दे रखा है कि पेमेंट आपका बाद का है। जब आपने पेमेंट आपने बाद में लिया और बिल पहले बना दिया, तो जब अर्लियर क्या होगा? बिल होगा या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होगा? सर ऑब्वियसली बिल ही होगा ना, इनवॉइस ही होगा ना। सर नहीं समझ में आया। एक्चुअली फॉर्मूला तो आपको वही याद रखना है, नॉर्मली याद रखना है, DOI DROP व्हिचएवर इज अर्लियर, DOI DROP व्हिचएवर इज अर्लियर। पहले केस में क्लियरली डेट ऑफ इनवॉइस बिफोर है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आफ्टर है। तो कोई भी केस ले लो, ये कंफर्म्ड है कि इनवॉइस ही आएगा व्हिचएवर इज अर्लियर के हिसाब से। तो इसलिए हमने व्हिचएवर इज अर्लियर लिखने की वजह नहीं, वो गलत नहीं है। तो पूरा लिखे क्यों जब हर बार पता है कि व्हिचएवर इज अर्लियर दोनों में से पहले क्या होगा? जब दिया हुआ है डेट ऑफ इनवॉइस पहले और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बाद में, तो कोई भी केस ले लो व्हिचएवर इज अर्लियर, तो दोनों में से अर्लियर क्या है? सर इनवॉइस ही है ना, तो डायरेक्टली इसलिए हमने क्या लिख दिया? DOI डेट ऑफ इनवॉइस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो डायरेक्टली याद करने लग जाते हैं डेट ऑफ इनवॉइस होगा तो याद करना बहुत डिफिकल्ट होगा। लॉजिक होगा तो आपके लिए रिटेन करना बहुत इजी होगा, क्योंकि लॉजिक वो पुराना वाला ये टाइम ऑफ सप्लाई का DOI DOROP व्हिचएवर इज अर्लियर। सुनो, जिनको कंफ्यूजन है रुको, समझ में आएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आएगा तो सही है, कंफर्म डे आएगा कॉन्फिडेंट। पॉइंट नंबर 2 पे आओ। डेट ऑफ सप्लाई आपका बिफोर है, डेट ऑफ इनवॉइस आपका क्या है? आफ्टर है। तो डेट ऑफ सप्लाई का बिफोर है, और वैसे भी डेट ऑफ सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई के साथ कोई कनेक्शन नहीं। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए आपको दो ही एलिमेंट देखने होते हैं, एक DOI DOROP व्हिचएवर इज अर्लियर, व्हिचएवर इज अर्लियर। दोनों में से अर्लियर क्या है? सर ये तो बाद में है, ये पहले है। पहले क्या है? DOROP। तो वापस से हम क्या कर सकते हैं? पूरा लिख सकते हैं DOI DOROP व्हिचएवर इज अर्लियर, लेकिन गलत नहीं है। लेकिन हमें पता है इनवॉइस बाद में बनना है, पेमेंट पहले आया है, तो ऑब्वियसली टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा व्हिचएवर इज अर्लियर के हिसाब से? दैट इज अ DOROP। नाउ वी कम टू द थर्ड केस। थर्ड केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई के पर्पस के लिए DOI आफ्टर है, DOROP दोनों बाद में हुए सप्लाई के बाद में। तो इन दोनों में से जो दोनों ही बाद में, तो व्हिचएवर इज अर्लियर। फॉर एग्जांपल, यदि हम ये बोले कि फॉर एग्जांपल 10 मई 2020 को आपने सप्लाई किया, नहीं, 10 मई 2020 को there is a change in the rate of tax। तो जिस दिन रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ उससे पहले आपने सप्लाई कर दिया, that is 7 मई 2020।
डेट ऑफ इनवॉइस भी बाद में हो रहा है और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी बाद में हो रहा है। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ इनवॉइस है आपका 20 मई 2020, ये भी बाद में। जिस दिन जीएसटी का रेट चेंज हुआ उसके बाद आपने बिल बना के दिया, उसी के बाद आपने क्या किया, पेमेंट रिसिप्ट किया। फॉर एग्जांपल 2 जून 2020 स्लिप हो जाता है कभी कभी, 2 जून 2020। हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला थोड़ी बदलते ना अपन। तो इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, तो व्हिचएवर इज अर्लियर के हिसाब से दोनों में से पहले क्या हो, 20 मई। लेकिन मान लो यदि आपने रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 10 मई के बाद हो लेकिन 18 मई को, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में आ गया होगा सर। ये तो कंफर्म है कि इनवॉइस भी बाद में बना, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी बाद में आया, इसलिए हम रेट ऑफ टैक्स तो नया वाला लेंगे। लेकिन दोनों में से कुछ भी जल्दी हो सकता है, इसलिए हमें पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। दोनों में से कुछ भी पहले हो सकता है, जैसे पहले वाले एग्जांपल के अंदर 20 मई और दूसरे वाले एग्जांपल के अंदर 18 मई, इसलिए हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया DOI DOROP व्हिचएवर इज अर्लियर। कुछ बात समझ में आ रही है? समझ में आया? यदि किसी को ये एग्जांपल लिखना हो तो पॉज करके लिखना, क्योंकि मैं रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि सारे एग्जांपल मैं एक्चुअली कवर नहीं करता। समझाने के लिए तो एग्जांपल बहुत जरूरी है, तो अलग से तुम नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि एग्जांपल से कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होते हैं। और मैं तो हमेशा प्रेफर यही करता हूं कि आपको एग्जांपल ज्यादा याद होने चाहिए, कंसेप्ट तो अपने आप याद हो जाएगा। पहले केस में हमने ये लिया था कि सप्लायर ने जिस दिन जीएसटी का रेट चेंज हुआ उससे पहले सप्लाई किया। अब हम इसका अपोजिट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अनदर केस, यदि जिस दिन जीएसटी का रेट चेंज हुआ, उसके बाद यदि सप्लायर ने सप्लाईज की हो आफ्टर, ये अपने बी केसेस हो गए। यदि सप्लायर ने सप्लाईज बाद में किया, इनवॉइस उसी पैटर्न पे ले लेते हैं कि बिल तो पहले बन गया लेकिन पेमेंट बाद में आया। फॉर्मूला बताया था मैंने तुम्हें, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने। सर क्या फॉर्मूला बताया था? सुनाई नहीं दिया? सुनाई कहां से देगा? मैं कुछ बोलो क्यों? मैं तो ये चेक करता रहता हूं, कोई सो तो नहीं किया बेटा? सोना नहीं, पाप लगेगा। हमने फॉर्मूला बताया था, मेजॉरिटी विंस। तीन एलिमेंट्स ना, तीन एलिमेंट्स। सप्लायर ने कब सप्लाई किया, कब बिल बनाया और कब पेमेंट आया। इसमें से सप्लाई भी बात की, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी बात का, लेकिन इनवॉइस पहले, दो आफ्टर बाद में, मतलब नया रेट कम और ज्यादा नहीं, आफ्टर जीता, कौन जीता? मेजॉरिटी जीती। आफ्टर मतलब न्यू रेट ऑफ टैक्स विल बी कंसिडर्ड। बहुत मजा आ रहा है। I love GST. Now we come to the fifth one. समझ में आ रहा है ना बेटा? टाइम ऑफ सप्लाई तीनों का एक साथ ले लेंगे, इसलिए मैंने भी पहले एक बार डेट ऑफ टैक्स की बात कर लेते हैं, फिर अपन टाइम ऑफ सप्लाई की भी बात कर लेंगे। डेट ऑफ सप्लाई आफ्टर, मतलब आफ्टर ही लेने में सारे केसेस। तो सप्लायर ने सप्लाई बाद में की, जिस दिन रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ, रेट ऑफ टैक्स फॉर एग्जांपल 10 मई को चेंज हुआ और सप्लाईज आपकी 15 मई की है। 10 मई को रेट ऑफ टैक्स चेंज हुआ और उसके बाद आपने सप्लाईज किया और इनवॉइस भी आपने बाद में ही बनाया, लेकिन पेमेंट 10 मई से पहले हो सकता है ना कभी। कैसे? मैंने क्या किया, किसी बच्चे से एडवांस फीस ले ली, सप्लाईज भी बाद में कर रहा हूं और बिल भी बाद में नहीं बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल किसी इंटर वाले ने, किसी डेकोरेटर ने, किसी बिल्डर ने, हो सकता है ना। तो यदि कोई भी सप्लायर से एडवांस में नहीं पेमेंट ले लेता है, बोलता है कि जब सप्लाईज करूंगा तब बिल दे दूंगा, तो सप्लाई भी बात की, बिल भी बात का, लेकिन पेमेंट तो पहले ही ले लिया था। सर रेट ऑफ टैक्स से तुम्हारा एक ही फॉर्मूला है क्या? मेजॉरिटी विंस। सर मेजॉरिटी किसकी है? जल्दी तो बोलो। मेजॉरिटी, सप्लाई बाद में, इनवॉइस बाद में, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ओनली बिफोर। ये अकेला रह गया, ये जीत गए। आफ्टर दैट इज अ न्यू रेट ऑफ टैक्स विल बी कंसिडर्ड। मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। आज की क्लास
इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखी जाएगी सर। बहुत मजा आ रहा है, आई लव इट सर। आज तो ऐसा हो रहा है कि एक फॉर्मूला याद कर लिया, मेजॉरिटी विंस सर। ये तो अपने आप बनता जा रहा है। सेक्शन 14 ऐसे लगा कि सेक्शन 14 हम पढ़ नहीं रहे, हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। आई लव जीएसटी। हम पढ़ते नहीं हैं, हम तो बनाते हैं। हम जीनियस हैं, हम ओवर जीनियस हैं। वी आर ग्रेट, वी आर चैंपियन। तभी तो ऑल इंडिया रैंक से हम खान निकाल देते हैं। 1 2 3 4 5 9 हमें भी आना है और हम आ सकते हैं, बिकॉज वी आर जीनियस, वी आर चैंपियन। वेरी गुड। अभी पूरा कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ। डेट ऑफ सप्लाई आफ्टर, यदि सप्लाई यदि बाद में दी, डेट ऑफ इनवॉइस, बिल भी पहले बन गया था, पेमेंट भी सप्लायर ने पहले रिसीव कर लिया था, लेकिन सप्लाई बाद में दी। फॉर्मूला तो एक ही रहेगा सर। फॉर्मूला क्या है तो बताओ ना। तो फॉर्मूला तो हमारा एक ही है ना, बोलो सर। मेजॉरिटी विंस। मेजॉरिटी सर किसकी है सर? यहाँ पे बिफोर है सर, दो बिफोर है तो ओल्ड रेट ऑफ टैक्स विल बी कंसिडर्ड। ओल्ड रेट ऑफ टैक्स विल बी कंसिडर। बिफोर वाला रेट कंसिडर किया जाएगा, मतलब पुराना वाला रेट कंसिडर किया जाएगा। ओल्ड रेट ऑफ जीएसटी विल बी कंसिडर। एक केस फॉर्मेलिटी के लिए होता है, मैं लिख देता हूं। दैट इज क्या, डेट ऑफ सप्लाई आफ्टर है, डेट ऑफ इनवॉइस भी यदि बाद में हो, और ये डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी आपका आफ्टर हो, सब कुछ आफ्टर है, तो नॉर्मल केस है, इसलिए ये सेक्शन 14 में कवर्ड नहीं है। तो नॉर्मल जो प्रोविजन है वही एप्लीकेबल होते हैं, उनके लिए सेक्शन 14 में कुछ भी नहीं है। सेक्शन 14 तब होता है जब कुछ पहले हो कुछ बाद में हो, कुछ पहले हो कुछ बाद में हो, व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड। तो कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए हमने बनाया था सेक्शन 14। तो रेट ऑफ टैक्स वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। दो केसेस में हमने डिवाइड किया था, 3 केस बिफोर और 3 केसेस आफ्टर फॉर द पर्पस ऑफ डेट ऑफ सप्लाई। अब अपने बी के अंदर कुछ पॉइंट अभी भी बच गया है। पॉइंट नंबर बी के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई की बात हमें करनी है। किसकी बात करनी है? टाइम ऑफ सप्लाई। वापस से हम लॉजिक बनाएंगे। देखो, हम ग्रेड तो नहीं है जो कलर बदले, लेकिन वक्त के अकॉर्डिंग तो बदलता है, वही सिकंदर होता है। ये वक्त है जो सब बदल देता है। सब वक्त के आगे किसकी चलती है? कौन रोक पाया है वक्त? तो सिंपल सा पॉइंट है, जब सर्कमस्टेंस बदलती है तो थोड़ा सा हमें फॉर्मूले भी बदलने पड़ते हैं। हम ऐसे फॉर्मूले नहीं बदलते बार बार, लेकिन जब वक्त बदलता है तो उस वक्त को कौन है जो रोक पाया है? सब कहना क्या चाह रहे हो? सर्कमस्टेंस बदलेगी तो चीजें भी बदलेगी। बदलना पड़ता है वक्त के अकॉर्डिंग। एक कुछ चेंज हो सकता है, इसलिए पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर दिया मैंने। आपका डेट ऑफ सप्लाई बात कर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आपका आफ्टर है, डेट ऑफ इनवॉइस आपका बिफोर है। मैंने पहले ही बता दिया। जब हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, डेट ऑफ सप्लाई कंसीडर नहीं करते। जब हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो हम सिर्फ 2 एलिमेंट कंसीडर करेंगे, वन डेट ऑफ इनवॉइस एंड सेकंड वन इज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ी देर पहले मैंने डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। इन दोनों में से अर्लियर क्या होगा? Before, that is the date of invoice. एक क्लास की बात बताऊं, एक क्लास की बात। जब मैं लिख रहा था ना तो मेरे हाथ कंपाइन मान हो रहे थे, लिखा ही नहीं जा रहा था मेरे से। सर कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सब सही है, लेकिन हाथों से लिखा ही नहीं जा रहा, हाथ कंपाइन मान। ऐसा लग रहा है कि क्या कर दिया मैंने, जस्टिफाइड ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा लिखे क्या जा रहा हूं मैं। सर क्या प्रॉब्लम है? सर व्हिचएवर चलिए बिफोर ही तो आएगा, डेट ऑफ इनवॉइस। सर सही तो लिखा ही नहीं जा रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। ये तो ऐसे बात हो गई कि बेटा जयपुर अमेरिका में, नहीं जयपुर तो इंडिया में, नहीं सर जयपुर अमेरिका में। सर क्या प्रॉब्लम है? वही प्रॉब्लम है जो जयपुर अमेरिका में, नहीं जयपुर इंडिया में, वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। सर कहना क्या चाह रहे हो? सुनो, एक प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 4 को यदि बड़े ध्यान से देखोगे तो अपने आप पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। डेट ऑफ सप्लाई आफ्टर है,
डेट ऑफ इनवॉइस आपका बिफोर है, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट आपका आफ्टर है, मतलब जीएसटी का जो रेट है वो मैंने यहाँ कंसिडर करना है। और टाइम ऑफ सप्लाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर वाले फॉर्मूले के आधार पे विच एवर इज अर्लियर दैट इज अ डेट ऑफ इनवॉइस। समझना, प्रोविजन तो मैं लिख दूंगा, प्रोविजन लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। हमें रेट ऑफ टैक्स कंसिडर करनी है। रेट ऑफ टैक्स जो हमें लेनी है वो न्यू कंसिडर लेनी है, बाद वाली आफ्टर वाली कंसिडर करनी है। मतलब जीएसटी का जो रेट है वो आप आफ्टर कंसिडर करोगे, जीएसटी का जो रेट है ना वो आप आफ्टर वाला नया वाला कंसिडर करोगे, लेकिन जीएसटी की जो लायबिलिटी वो बिफोर है। मतलब ये कि टैक्स पे करो बाद में, ले टैक्स बाद में नहीं, टैक्स का रेट तो बाद वाला कंसिडर किया जाएगा लेकिन पेमेंट आपका पहले होगा। ऐसा कैसे होगा? पेमेंट अभी कर दूं, टैक्स बाद वाला ले लूं, रेट बाद वाला ले लूं, रेट बाद वाला ले लूं, पेमेंट अभी कर दूं। पेमेंट कर दूं आज, फॉर एग्जांपल कोई भी डेट ले लो, 5 मई को टैक्स पे करूं, लेकिन रेट आगे का कंसिडर होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है, समझ में आ रही बात? क्योंकि जीएसटी का रेट जो फॉर्मूला था मेजॉरिटी विंस, तो रेट ऑफ टैक्स में प्रॉब्लम नहीं है, तो रेट ऑफ टैक्स आपका वही वाला फॉर्मूला होगा मेजॉरिटी विंस। तो मेजॉरिटी विंस के आधार पे जो जीएसटी का जो रेट आपको कंसीडर करना है नया लेना है, तो जीएसटी का रेट नया है, आफ्टर है, तो टैक्स का रेट बाद का लेंगे, तो टैक्स का पेमेंट पहले कैसे करूं? सब पहले कैसे? क्योंकि आपने क्या बोला, टाइम ऑफ सप्लाई को डेट ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ इनवॉइस पहले था, तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स का रेट तो बाद वाला लोगे लेकिन जीएसटी पहले कैसे करोगे पे? समझ आ रहा है? एक्टिंग करनी पड़ती है क्योंकि प्रोविजन बनाने का ट्राई कर रहा हूं, ये अपने आप बनेगा प्रोविजन। आई लव जीएसटी, मैंने बोला जीएसटी बहुत बढ़िया लगता है। आज की क्लास को इतिहास के 100 पन्नों में लिखी जाएगी, वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार वापस से ट्राई कर रहा हूँ, ये एक्टिंग सुनना बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि कंसेप्ट आपको टिप्स पे याद हो जाए। यदि बाई चांस भूल भी जाओ एग्जाम में तो अपने मन से बना के आ जाओ, इसलिए मैं मेरा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करता हूँ। मेरा बहुत सारी एक्टिंग इसलिए इन्वॉल्व होती है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाई चांस कभी आप पढ़ के नहीं भी जाओ तो प्रोविजन बनाने लायक हो जाओ, क्योंकि वी आर नॉट रीडर्स ऑफ लॉ, हम यहाँ लोग पढ़ने के लिए नहीं आए, यहाँ हम कानून बनाने के लिए आए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, समझो बात, जो प्रोविजन बन चुके हैं अब तक, जीएसटी का रेट आपको बाद का लेना है, जीएसटी का रेट आपको बाद का लेना है, तो रेट बाद का लेना है, लेकिन पेमेंट डेट ऑफ इनवॉइस मेरे बिफोर, पेमेंट पहले कर दूं बाद वाला रेट। ऐसे कैसे होगा? यदि आज पेमेंट कर रहा हूं तो आज का रेट लूंगा, पहले का लूंगा, बाद का कैसे ले लूं? बाद का मुझे क्या पता? कोई मुझे बोले सर आप जीएसटी आज मई में पे कर दो और जुलाई में क्या रेट और जीएसटी होगा, मुझे कैसे पता? प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम है तो हमें प्रोविजन थोड़ा सा बदलना पड़ा। सुनना बात ध्यान से, तुमसे ही बात कर रहा हूं, प्रोविजन में थोड़ा सा बदलाव आया। DOI DOROP whichever जो अर्लियर था, DOI DOROP whichever अर्लियर था, उसको अपने लेटर बना दिया बाद वाला, क्योंकि प्रॉब्लम है अर्लियर हो नहीं सकता। बता रहा हूं ना, रेट बाद का मतलब भैया आप मई में जीएसटी पे कर दो, मई में जीएसटी पे कर दो, और अभी मई में जीएसटी पे कर रहे हो, आप बाद वाला जुलाई का रेट और जीएसटी कंसीडर कर लो। तो अंतर्यामी ये तो भगवान है, तुझे क्या पता रेट और जीएसटी जुलाई में क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने क्या किया, टाइम और सप्लाई को हमने क्या किया, बोला पहले नहीं, अब एक नया कंसेप्ट बनाएंगे बाद वाला, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रेट ऑफ टैक्स क्या है, न्यू है, इसलिए तो हमने क्या प्रोविजन बनाया, हमने प्रोविजन बनाया क्या, DOI और DROP whichever is later। क्या प्रोविजन बनाया? DOI DROP whichever is later। जब DOI पहले और DROP हमेशा बाद में ही होगा तो लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्टली हम क्या लिख देते हैं, DOI DROP whichever is later, लेटर के हिसाब से क्या हो जाएगा, DOROP। देखो मैं हमेशा क्लास में रोज एक ही बात बोलता हूँ, और कभी कभी एक क्लास में 2 बार भी बात हो जाती है कि समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट में रट्टा मार लेना। वैसे मैं पूरा ट्राई करता हूँ, 100% इन्वॉल्व होने का ट्राई करता हूँ कि प्रोविजन तुम मेरे साथ बनाने का ट्राई कर लो, लेकिन कभी कभी कुछ पॉइंट होते हैं कि नहीं आते समझ में, कोई टेंशन मत लेना, रट्टा मार लेना।
DOI DOROP whichever is later, DOI DOROP whichever is later, लेटर के हिसाब से क्या आया DOROP, डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. दिस वाज द पॉइंट नंबर 4. जिनको अभी भी पॉइंट नंबर 4 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो हम पॉइंट नंबर 5 देखते हैं. हो सकता है बार बार प्रैक्टिस करके तुम्हारे माइंड में वो पॉइंट चले जाए जो लो मेकर को प्रॉब्लम आया. समझना वापस से. डेट ऑफ सप्लाई इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ टैक्स. डेट ऑफ सप्लाई आफ्टर, डेट ऑफ सप्लाई आफ्टर. तो ये डेट ऑफ सप्लाई ये आपका बाद का है. तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मेजॉरिटी के आधार पे आपने डेट ऑफ टैक्स को पहले ही कंसीडर कर लिया. हमें क्या कंसीडर करना है? टाइम ऑफ सप्लाई. तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए अपना कंसेप्ट क्या आता है? DOI DOROP व्हिचएवर इज अर्लियर. लेकिन रेट ऑफ जीएसटी अपना क्या अप्लाई होगा? वही प्रॉब्लम. रेट ऑफ जीएसटी आपको क्या लेना है? बाद का. सुनो इधर देखो बेटा, कहीं और मत जाओ, मजा आ रहा है. यस, रेट ऑफ जीएसटी आपको लेना है, नहीं मतलब बाद का, आफ्टर. तो रेट ऑफ जीएसटी लोगे बाद का, रेट ऑफ जीएसटी लोगे बाद का. लेकिन आपका जो आएगा व्हिचएवर अर्लियर के हिसाब से, तो अर्लियर के हिसाब से क्या आ गया आपका? DOROP, दैट इज व्हिचएवर बिफोर. तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी का रेट लो बाद का, लेकिन टैक्स पहले पे कर दो. टैक्स पहले पे कर दो और जीएसटी का रेट बाद में ले लो. सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ भी आपको प्रोविजन बदलना पड़ा. प्रोविजन बदलना पड़ा. DOI DOROP whichever is later, DOI DOROP whichever is later. और लेटर के हिसाब से आपका जो फॉर्मूला बना दैट इज अ DOI. तुम में से किसी बच्चे डाउट भी आ रहा होगा सर हम एग्जाम में ऐसे लिखते DOI DOROP whichever is later, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आपको पता है कि लिखने की जरूरत क्या है? जब DOROP पहले ही है और DOI बाद में, तो ऑलवेज क्या होगा? DOI ही कंसीडर होगा. समझ में आ रहा है? सब बहुत समझ में आ रहा है. वेरी गुड. पॉइंट नंबर 6, डेट ऑफ सप्लाई आफ्टर, डेट ऑफ इनवॉइस बिफोर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट बिफोर. लेकिन रेट ऑफ टैक्स आफ्टर नहीं है. न्यू टैक्स रेट नहीं कंसीडर कर रहे. अपन टैक्स रेट कौन सा कंसीडर कर रहे हैं बेटा? हेलो, जीएसटी का जो रेट आप कंसीडर कर रहे हो ना, जीएसटी का जो रेट आप कंसीडर कर रहे हो, बाद वाला कंसीडर नहीं कर रहे हो, पहले वाला कंसीडर कर रहे हो. तो जब जीएसटी का रेट भी पहले का है और जीएसटी की लायबिलिटी भी रिपेलराइज हो रही है, गवर्नमेंट बोलती है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि DOROP भी पहले का है, DOI भी पहले का है. तो यहाँ पे आप इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो DOI और DOROP व्हिचएवर इज अर्लियर. तो अर्लियर तो डायरेक्टली अपने को अर्लियर लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों पहले हैं तो हमें ये नहीं पता कि कौन सा पहले हो. तो प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कौन सा पहले. तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ता है डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. दैट इज सेक्शन 14. ये क्या है हमारा? सेक्शन 14. बात सुन लेना ध्यान से. ये सेक्शन 14 तभी एप्लीकेबल होगा जब जीएसटी का रेट चेंज हो रहा हो. यदि आपने कोई सप्लाईज की और सप्लाईज करने के पहले और करने के बाद, मतलब यदि आपका चेंज आ रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, और जीएसटी का रेट यदि आपका चेंज हुआ है तो उस केस में आपको रेट ऑफ टैक्स भी डिटरमाइन करना पड़ेगा और टाइम ऑफ सप्लाई भी डिटरमाइन करना पड़ेगा, जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है सेक्शन 14 के अंदर. जस्ट राइट डाउन इट फास्ट. Yes, now we come to the last point. Note number 1. यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बार बार DORP. ये हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है DORP का क्या मतलब होता है. DORP, डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जब सप्लायर ने अपने बुक्स अकाउंट्स के अंदर पेमेंट एंटर किया और जब उसका बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, whichever is earlier, that is a DORP, डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट. सर वापस से क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूँ, however, यदि सुनो बात, जिस दिन जीएसटी का रेट चेंज हुआ, सुनना बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि जिस दिन फॉर एग्जांपल 10th मई, तो 10th मई को जीएसटी का रेट यदि चेंज हुआ, 10th मई 2020 को यदि जीएसटी का रेट यदि चेंज हुआ 1 2 3 4 वर्किंग डेज के बाद, यदि 10th मई को जीएसटी का रेट चेंज हुआ तो 10th मई के बाद कितने दिन? 1 2 3 4 वर्किंग डेज, नॉट डेज. इसका मतलब ये हुआ कि जो पब्लिक हॉलीडेज है वो भी काउंट नहीं होंगे.
तो 4 डेज की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ। तो 4 वर्किंग डेज के बाद यदि सप्लायर का बैंक अकाउंट यदि क्रेडिट हुआ तो हम विच एवर इज अर्लियर कंसिडर नहीं करेंगे। नॉर्मली वही कंसेप्ट अप्लाई करना है हर केस में। मतलब जो अभी हम सेक्शन 14 के लिए यही है बेटा, ये सेक्शन 14 के लिए ही है। सेक्शन 14 में जब भी आप डीओआरपी की बात करते हो, डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जो अपन ने एक एलिमेंट लिया था, तो डीओआरपी का वही मतलब है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। जब बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पेमेंट एंटर्ड हुआ विच एवर इज अर्लियर। लेकिन यदि जिस दिन जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है उसके 4 वर्किंग डेज के बाद यदि सप्लायर का बैंक अकाउंट यदि क्रेडिट हुआ तो हम विच एवर इज अर्लियर कंसिडर नहीं करेंगे। जो डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होगा विच एवर इज अर्लियर नहीं होगा। द डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विल बी द डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मैं यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हम टाइम ऑफ सप्लाई की बात नहीं कर रहे। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए एक वन ऑफ द एलिमेंट अपना क्या था, डीओआरओपी था। तो डीओआरओपी नॉर्मली आपका अर्लियर होता है, यहाँ भी आपको विच एवर इज अर्लियर कंसिडर करना है। ओनली एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन यहाँ भी बोल सकते हैं, दिस इज सॉर्ट ऑफ एक्सेप्शन। और ये एक्सेप्शन कब एप्लीकेबल होगा, जिस दिन जीएसटी का रेट चेंज हुआ 1, 2, 3, 4 वर्किंग डेज के बाद यदि सप्लायर का बैंक अकाउंट यदि क्रेडिट हुआ तो हमें अर्लियर नहीं कंसिडर करना। गवर्नमेंट ये कहती है कि जो डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो आपका कंसिडर किया जाएगा, दैट विल बी द डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट। राइट डाउन फास्ट। Section 14 completed. Have a good day to all of you.